कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से आज भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। आपको बता दें, सीबीआई दफ्तर में ही डॉक्टर संदीप घोष से आज भी पूछताछ हो रही है। कल संदीप घोष से करीब 13 घंटे पूछताछ हुई। संदीप घोष से अब तक कुल मिलाकर 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जो जवाब सीबीआई के सवालों का डॉक्टर संदीप घोष दे रहा है, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी डॉक्टर संदीप घोष का कराने की सीबीआई की तैयारी है। सीबीआई दफ्तर में एक बार फिर से डॉक्टर संदीप घोष से आज भी पूछताछ हो रही है। अभी तक कुल 88 घंटों की पूछताछ डॉक्टर संदीप घोष से हो चुकी है। कल भी डॉक्टर संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। कोलकाता रेपकांड का मामला कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए आया तो खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर हैरानी जताई गई कि आखिरकार प्रिंसिपल की तरफ से इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई थी। ये सवाल कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया था। और इस बीच ये तस्वीरें डॉक्टर संदीप घोष जो लगातार सीबीआई के सवालों के घेरे में है, ये सिलसिला जो पूछताछ का शुरू हुआ है 16 अगस्त से, आप देखिए उसके बाद किस तरीके से 16 अगस्त, 17 अगस्त, 15 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, फिर 20 अगस्त और 21 अगस्त, और आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल तक की 22 अगस्त तक की तस्वीर आपके सामने है। कैसे लगातार कई कई घंटे की ये पूछताछ की जा रही है डॉक्टर संदीप घोष से। तो ये तस्वीरें डॉक्टर संदीप घोष की 88 घंटे की अब तक डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी कंक्लूजन पर सीबीआई पहुंच नहीं पा रही है और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी तैयारी है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये भी खबर सामने आ रही है। तो अब तक की 88 घंटे की पूछताछ और इस पूछताछ में जो सवालों के जवाब डॉक्टर संदीप घोष ने दिए हैं, जो जानकारियां डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से सीबीआई के साथ साझा की गई हैं, वो कितना सच कितना झूठ, इसी की एक जानकारी जो पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सामने आएगी। और इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर। आरोपी अभी तक इस मामले में जो एक गिरफ्तारी है, संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, उसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। संजय रॉय को लेकर निकल गई है सीबीआई और पुलिस की टीम। आज संजय रॉय की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और इसीलिए एक बार फिर संजय रॉय को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। एक बार फिर संजय रॉय की कस्टडी मांगी जाएगी। अब क्योंकि टेक ओवर सीबीआई की तरफ से कर लिया गया है, तो जाहिर सी बात है सीबीआई ही संजय रॉय की कस्टडी भी इस मामले में अब मांगेगी। आरोपी संजय रॉय जो पुलिस की गिरफ्त में 24 घंटे के भीतर ही आ गया था और उसके बाद जब सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया तो कस्टडी संजय रॉय की सीबीआई को सौंप दी गई थी। और अब आज जब पुलिस कस्टडी संजय रॉय की खत्म हो रही है तो सीबीआई और पुलिस की टीम संजय रॉय को लेकर अदालत पहुंची है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस समय मौजूद हैं। जरा मनोज से पहले जानते हैं संजय रॉय के बारे में। फिर से और कस्टडी की मांग की जाएगी संजय रॉय की, सीबीआई की तरफ से इस बार मांग की जाएगी संजय रॉय की कस्टडी की। मनोज जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई सूत्रों ने साफ किया है कि संजय राय की जो है और कस्टडी की मांग जो है वो सीबीआई अदालत में कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो भी संजय राय का अभी तक नहीं हो पाया। यही वजह है कि जब उसे अदालत में अभी पेश किया जाएगा तो सीबीआई की यही कोशिश रहेगी कि संजय राय की एक बार और कस्टडी मिले और जो सवाल अभी सीबीआई जिनके जवाब जानना चाहते हैं उन जवाबों को भी संजय राय से पूछा जाए, क्योंकि अभी पॉलीग्राफी टेस्ट होना भी बाकी है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि आज अदालत ये तय करे कि पॉलीग्राफी टेस्ट होना है या फिर नहीं होना है, तो उसको लेकर भी अदालत के अंदर बहस होगी। इसके अलावा अगर हम जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बात करें तो उसको भी आज दोबारा से सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाया है। आज 8वां दिन है, लगातार पूछताछ की जा रही है और करीब 88 घंटे से ज्यादा की जो पूछताछ है वो सीबीआई की जो टीम है वो कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं संदीप घोष भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीबीआई को नहीं बता रहे हैं। इसी वजह से संदीप घोष के लिए भी एप्लीकेशन लगाई गई थी कि उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा 4 जो डॉक्टर्स थे उनके लिए भी पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत जो थी वो अदालत से मिल
चुकी है। अब ये देखना होगा कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट अब सीबीआई कब शुरू करती है। क्या आज संदीप घोष से पूछताछ ही की जाएगी या उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जाएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, मैराथन तरीके से चल रही है और सीबीआई कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जो सीबीआई की टीमें हैं वो इस पर काम कर रही है और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ये समझते हैं कि संजय रॉय को लेकर अदालत पहुंच रही है सीबीआई की टीम। वरुण, पॉलीग्राफ टेस्ट भी अभी संजय रॉय का करवाना है, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मजिस्ट्रेट जो है वो शाम 5 बजे तक अपना फैसला सुना दे। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से? कितने दिन की कस्टडी और मांगी जा सकती है संजय रॉय की? देखिए, क्योंकि जो पुलिस की जो रिमांड है वो आज खत्म हुई थी। 14 दिन की रिमांड कोलकाता पुलिस ने इससे पहले ली थी, लेकिन बीच में ही केस सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया था, जिसके चलते जो आरोपी संजय रॉय है वो सीबीआई की कस्टडी में था। तो आज अब रिमांड खत्म होने के बाद कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों यहाँ पर, देखिए मैं सियालदा कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ, आरोपी संजय रॉय को लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। खासी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आपको अदालत के हर फ्लोर पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वकील हैं, वो नजर आ रहे होंगे जो वहां से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि वी वांट जस्टिस की बात कह रहे हैं। जो सूत्र में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि 14 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है, ऐसे में किसी भी आरोपी की जो रिमांड है वो 14 दिन के लिए ली जा सकती है। लेकिन जो सीबीआई है उसको संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालत को निर्देश दिया था कि आज शाम को 5:30 बजे तक फैसला करे। तो अगर आज अदालत से जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है संजय रॉय कराने की इजाजत मिल जाती है, तो उसी के चलते सीबीआई एक बार फिर से संजय रॉय को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए अपनी कस्टडी में लेने की बात जो है वो अदालत के सामने रखेगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही संजय रॉय को यहाँ पर सामने कोर्ट में पेश किया है, बेहद हाई सिक्योरिटी में यहाँ पर पेश किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वकील हैं, वो अदालत के अंदर मौजूद है। उनके अंदर एक गुस्सा है, नाराजगी, और उसी नाराजगी के चलते यहाँ पे नारेबाजी भी चल रही है। जी बिल्कुल, वकीलों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। कोई वकील संजय रॉय का केस लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार अब एक वकील भी मुहैया संजय रॉय के लिए करा दिया गया है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अब कोशिश यही रहेगी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी, कि किसी तरीके से संजय रॉय की कस्टडी दोबारा हासिल की जाए और फिर जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो करवाया जाए। इसके अलावा अभी तक की कस्टडी में संजय रॉय ने पूछताछ में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं और किस तरीके से उसके जरिए अभी और सवाल जवाब की जरूरत है, इसका एक ताना बाना जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी तरफ से अदालत के सामने रखा जा सकता है यहां सियालदा कोर्ट में। वरुण, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब तक सीबीआई को संजय रॉय से पूछताछ में क्या हासिल हुआ, ये सब अदालत के सामने जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो रखेगी और उसी के बाद जो रिमांड है उसकी मांग करेगी। संजय रॉय जो सूत्र बता रहे हैं, उसने अब तक सीबीआई के सामने ये बात कबूल की है कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। किस तरीके से उसने बर्बरता बरती, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट संजय रॉय का सीबीआई की जो 5 डॉक्टरों की टीम ने किया था, उस साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर सीबीआई को क्या क्या हासिल हुआ है, अगर संजय रॉय को दोबारा सीबीआई अपनी रिमांड पर चाहती है तो उससे और क्या क्या वो एविडेंस हासिल करना चाहती है, किस तरीके से कई जो सवालों की फहरिस्त होगी जिसके सेटिस्फैक्टरी जवाब संजय रॉय की तरफ से नहीं दिए गए, वो सब अदालत को बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पूरी रिपोर्ट अब तक की तफ्तीश की अदालत के सामने रखी जाएगी इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस को लेकर कोलकाता पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह कहा, उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। यानी क्राइम होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही बरती, उसने लापरवाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस एक्सपोज हो गई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पुलिस की लापरवाही ने पूरे केस का मर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि एफआईआर कब दर्ज हुई। एफआईआर तब दर्ज हुई जब जो पीड़िता थी उसका जो है अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी कि उसके अंतिम संस्कार के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। वीडियोग्राफी कब हुई?
वीडियोग्राफी तब हुई जब वहां पर स्थानीय डॉक्टरों ने दबाव बनाया पुलिस पर, उसके बाद में वीडियोग्राफी हुई। मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी है, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। ये कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। CBI submitted its status report to us of the investigation. We have also submitted a status report of the investigation. We will have a look at your report. We'll take it on the record. बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उनके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा मौजूद थे तो दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला मामले की सुनवाई के लिए मौजूद थे। मामले की जांच कर रही CBI के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। Another, my lord, the status report may be sealed again, my lord, and retained in your lordship. Same for us. पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले CBI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहते हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखी जाए जो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है। पूरे 10 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं जिसमें CBI ने ये बताया था कि जांच कहां तक पहुंची है और किसका क्या रोल है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूछा, आरोपी का क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें वो नहीं मिली है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस की डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरी टाइमलाइन भी दी है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ कहते हैं कि FIR ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई। CBI के वकील तुषार मेहता कहते हैं कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया, और इस बात पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी में एंट्री हुई और इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार ये भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ऐसे में तो केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोलकाता के RG कर अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अगस्त की रात को मर्डर हुआ, जबकि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी बॉडी पर जख्म के गहरे निशान थे। बावजूद इसके पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का केस तो बताया, लेकिन FIR दर्ज करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने FIR में देरी की बात पर हैरानी जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष पेश कर रहे वकील से पूछा कि सिब्बल आप ही बताइए, पोस्टमार्टम कब हुआ था? सिब्बल जवाब देते हैं कि शाम 6:10 से शाम 7:10 के बीच। जज पूछते हैं, तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है,
फिर भी रात 11:30 बजे FIR हुई। सिब्बल कहते हैं कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला सख्त लहजे में कहते हैं कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ कागजात देखकर जवाब देना है और इतना समय लग रहा है। जज कहते हैं कि अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 11:15 बजे। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और FIR दर्ज कब होती है हत्या की? जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था जो सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के पक्ष में जो दलीलें पेश कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और इसके बाद जज का गुस्सा सामने आता है। जज सवाल पूछते हैं कि पंचनामा कब हुआ। आगे कहते हैं कि क्या CBI से कोई अधिकारी आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर है। जज कहते हैं कि मैम क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है। इस पर कपिल सिब्बल दखल देने की कोशिश करते हैं तो जज डोटूक लहजे में कहते हैं कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है और मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है, सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि 30 साल में कभी लापरवाही का ऐसा मामला नहीं देखा था। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके को गलत ठहराया है। FIR से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह पुलिस की लापरवाही के कारनामे दर्ज हैं। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहाँ पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच CBI को सौंपी गई है। और अब बात करते हैं क्राइम सीन। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 बजे लिखी गई। सिब्बल जवाब देते हैं कि ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद की एंट्री है। इस पर जज कहते हैं कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में देर की, जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया। घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस और उसी जांच में अब CBI को क्या मिलेगा, अपने आप में सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला उसी वक्त क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया।
गौरतलब है कि बॉडी मिलने के बाद क्राइम सीन पर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर स्टाफ तक आते जाते रहे। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी बार बार यही सवाल किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई, और अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई है।